हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद पीसीएम 2.0 में। मैं शिवराम सर आप लोग को आज केमिस्ट्री की कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो क्लास 10th के लिए है वो आप लोग को एक शॉर्ट रिवीजन दे रहा हूँ ताकि आप लोग को कोई एग्जाम में दिक्कत ना होवे। देखिए, आज रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, इसके बारे में आज हम थोड़ी सी जानेंगे कि मेरी रासायनिक अपक्रिया क्या होता है, किसको कहते हैं रासायनिक अपक्रिया। सबसे पहले मेरे पास में आता है कि सबसे पहले कहा जाता है कि रासायनिक अपक्रिया क्या होता है। देखिए, बेसिक चीज़ें आप समझेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा हेल्प मिलेगी। कह रहा है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो हम उसे क्या कहेंगे बेटा? रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। क्या? रासायनिक अपक्रिया। अब आप खुद देखो, यहाँ पे आप सिंपल से अगर देखेंगे तो यहाँ पे उदाहरण के रूप में क्या लिखा गया है कि मैग्नीशियम, यहाँ मैग्नीशियम है। अच्छा, ये एक धातु होता है, मैग्नीशियम धातु होता है, सोडियम धातु होता है, पोटेशियम, ये सारे के सारे धातु है। ये क्या होता है? वायु। देखिए यहाँ पे वायु को, यानी कि वायु की उपस्थिति में अगर हम इसको जलाएं तो मैग्नीशियम का क्या मिलेगा? ऑक्साइड मिलेगा। ठीक है। अब जब मैग्नीशियम का ऑक्साइड मिलेगा तो अब वो कैसा? बिल्कुल व्हाइट सा होता है, ये MgO, जिसको हम क्या कहते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये एकदम सफेद कलर का एक चूड़ होता है। ठीक है, पाउडर के नुमा होता है, एकदम बहुत मुलायम होती है। अब देखिए, यहाँ मैग्नीशियम धातु है तो आपको यहाँ से एक एग्जाम्पल मिला कि जो मैग्नीशियम धातु है वो वायु के साथ में अपक्रिया किया, यानी यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का आपस में जब रिएक्शन हुआ है तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। वो क्या है? रासायनिक अपक्रिया है। यानी इसको देख के आपको क्या अंदाजा लगना चाहिए कि यहाँ पे रासायनिक अपक्रिया हुआ है। कोई दिक्कत है? नहीं। दूसरा चीज यहाँ पर आप लोग जान लीजिए, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा लग रहा होगा कि बहुत धीमा स्पीड में है तो इसको आप x 1.5x 2x में देख लेंगे आप लोग। ठीक है, लेकिन जरूर इसको यहाँ तक जब आए हैं देख लीजिएगा, निश्चित रूप से आप लोग को फायदा मिलेगी। ठीक है। आप देखिए, यहाँ पर आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल और मिल गया कि जो आपके पास मैग्नीशियम है तो धातु है। ठीक है, सोडियम क्या होता है? धातु होता है। पोटेशियम क्या होता है? धातु होता है। ये सारे धातुएं जब ऑक्सीजन के साथ में अपक्रिया करती हैं तो धातु ऑक्साइड बना लेता है। जैसे MgO यहाँ पे जो दिख रहा है ये क्या है? ये एक प्रकार का धातु ऑक्साइड ही तो है, मैग्नीशियम ऑक्साइड इसको हम बोल रहे हैं। अगर एल्यूमिनियम के साथ में ऑक्सीजन का रिएक्शन होता तब क्या बोलते? एल्यूमिनियम ऑक्साइड बोलते। ऐसे ही सोडियम के साथ में अगर ऑक्सीजन की अपक्रिया होती तो क्या बोलते? इसको सोडियम ऑक्साइड बोलते। ये मेरे कहने का मतलब था। ठीक है, आगे बढ़िए। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि सर, रासायनिक अपक्रिया हो रहा है, ये कैसे पहचानेंगे हम लोग? तो देखिए, आराम से यहाँ पे हमने बताया है, एक रासायनिक अपक्रिया को निम्न प्रेक्षणों द्वारा पहचाना जा सकता है। जैसे उसमें ये जो निम्नलिखित 5 चीजें हैं वो मिलना ही चाहिए। जैसे या तो उसके अवस्था में परिवर्तन हो जाए, ठीक है, या तो उसके रंग में परिवर्तन हो जाए, या तो उससे कोई गैस निकल रहा हो, या उसके टेम्परेचर में, तापमान में परिवर्तन हो, या तो वो अवक्षेप का निर्माण करता हो। अगर ये इसमें से कुछ भी हो रहे हो तो हम क्या मानेंगे कि वहाँ रासायनिक अपक्रिया हो रहा है। आप कहेंगे सर ये चीज़ें हमको अब बताइए कैसे हम इसको समझें। तो मैं आप लोगों से सिंपल कह रहा हूँ कि एक चौथा जो आपके पास है, या फिर आपके पास में चौथा ही क्या, किसी में भी आप अगर चाहें, जैसे ताप में परिवर्तन। देखिए, ये चौथा वाला क्या लिखा है? ताप में परिवर्तन। मान लीजिए कि आपके पास में एक यहाँ पर कोई कंटेनर है। इस कंटेनर में, यानी कंटेनर मतलब कोई पात्र है, जैसे कि आपके घर पे जो टब होता है, आपके घर में जो बाल्टी होती है, उसमें क्या करिए आप? कैल्शियम ऑक्साइड CaO, क्या कहते हैं बेटा? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड लाइए खरीद करके, यानी चूना। अब चूना लाएंगे तो उस चूना को इस पानी में, बाल्टी में पानी यहाँ भर दीजिए और उसको डाल दीजिए, तो देखेंगे कि बहुत ज़्यादा मात्रा में ये चूना बतकने लगता है और उसमें से बहुत हीट निकलती है। तो इसका मतलब इससे ये पता चला कि ताप में पहले परिवर्तन, मतलब ताप तो बहुत आसान, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर था, लेकिन अब उसमें हाथ हम नहीं डाल पाएंगे क्योंकि उसका तापमान बदल चुका है। तो या तो तापमान रिएक्शन के दौरान तापमान या तो बढ़ सकता है पहले की अपेक्षा, या तो घट सकता है, लेकिन एक जैसा नहीं रहता है। तो इसीलिए बोला गया है ताप में परिवर्तन।
तो जहाँ ताप में परिवर्तन देखने को मिलेगा, जैसे कि चूने के केस में मिला है, तो वहाँ रासायनिक अपक्रिया हो रही होती है। ऐसे ही अवस्था में परिवर्तन, अब आपके यहाँ पर अगर हम रंग में परिवर्तन की बात करें तो रंग में भी परिवर्तन होता है, ठीक है। इसके अलावा ताप में परिवर्तन बताया हमने, गैस का निकलना, ठीक है। बहुत ऐसे आगे हम आपको जितने भी रिएक्शन आगे बताने वाले हैं, आप लोग वीडियो में बने रहें, आराम से बने रहें। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपको लग रहा हो कि स्पीड आपकी थोड़ी कम है, तो आप वीडियो के जो यूट्यूब है उसके सेटिंग में जाकर के आप वहाँ से क्या कर लीजिए, उसको 2x में या 1x में कर लीजिए, 1.5x में कर लीजिए, मतलब कि कैसे भी, पर इसको देखिए। मेरी ये कहने का अर्थ है, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, ये नीचे मैं बारी बारी से करके आप लोगों को दिखाऊंगा कि कहाँ पर रिएक्शन रासायनिक अपक्रिया हो रही है, कहाँ पे नहीं हो रही है, ठीक है। चलिए ठीक है, इतना पहले देख लीजिए। अब देखिए, हम तो अभी चर्चा करेंगे रासायनिक अपक्रिया के बारे में, लेकिन रासायनिक अपक्रिया के लिए क्या क्या चीजें होना जरूरी हो तो वो भी समझ में आना चाहिए। जैसे आपको मैंने एग्जाम्पल में बताया था कि कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको चूना कहते हैं, बिना बूझा चूना होता है वो, जो आपको डायरेक्ट मार्केट में मिल जाता है किसी की दुकान से, है ना, जो हम दीपावली के समय में या किसी और खास फंक्शन में डेकोरेट करते हैं, है ना, अपने घरों को, दीवारों को। तो वो उस चूने की हम बात कर रहे हैं, यानी काली चूना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, CaO बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। ये एक्चुअली में अभिकारक होता है बेटा। क्या होता है? अभिकारक। क्यों अभिकारक होता है? क्योंकि अभिकारक कहते किसे हैं, तो देखिए क्या लिखा है, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग मतलब हिस्सा लेना, भाग लेते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे बेटा? अभिकारक बोलेंगे। अब आप कहेंगे सर जी ये कैल्शियम ऑक्साइड अभिकारक है, तो बताइए ये अभिकारक तो तभी होगा ना जब ये रिएक्शन में भाग लेगा। हमने कहा बिल्कुल ले रहा है, आप देख नहीं पा रहे हैं। आप बोलेंगे कैसे? मैंने कहा देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड है, इसमें अगर आप H2O यानी पानी को जब डालेंगे ना, पानी के H2O को जब डालेंगे तो ये किसका रूप ले लेता है? ये रूप ले लेता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, यानी बिना बुझा चूना बुझे चूने में बदल गया। तो हुआ ना कि ये रासायनिक अपक्रिया में भाग लिया, ठीक है। अभिकारक समझ में आ गया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो आप एकदम ऐसे एग्जाम में लिखना होगा आपको, अभिकारक क्या होते हैं? अभिकारक ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अपक्रिया में हिस्सा लेते हैं या भाग लेते हैं। अच्छा, अब अभिकारक से क्या बनना चाहिए? उत्पाद बनना चाहिए। देखिए यहाँ पे मेरे पास में क्या है? प्रोडक्ट, है ना। ये क्या होते हैं? प्रोडक्ट क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अपक्रिया में होता है। देखिए, अब एग्जाम्पल के रूप में यहाँ आप ले लीजिए मैग्नीशियम। क्या है? तो मैग्नीशियम आप कहोगे कि धातु है, वो तो ठीक है धातु है, पर यहाँ पर अभी इसका प्रोडक्ट नहीं बना है, मतलब मैग्नीशियम यहाँ पर अभिकारक का काम कर रहा है और ऑक्सीजन यहाँ पर ये भी अभिकारक का काम कर रहा है। अब ये दोनों अभिकारक आपस में रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन करते हैं और बना क्या देते हैं? एक तीसरा रूप बन जाता है इसका, इसको कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब जो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, ना ये मैग्नीशियम की तरह इसका नेचर है, ना ही ऑक्सीजन की तरह इसका नेचर है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से अलग इसका नेचर है, ये अलग तरीके से होता है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड इसका नाम है, ये उत्पाद बन गया यानी प्रोडक्ट बन गया। तो प्रोडक्ट क्या होता है? जो रिएक्टेंट जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप एक नया, जैसे यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये नया उत्पाद बना है, कुछ तो बना है, ये कुछ नया है, जो कि इसको देखने पे लग रहा है नहीं ये मैग्नीशियम है पूर्ण रूप से और नहीं ऑक्सीजन है पूर्ण रूप से, तो ये कोई तीसरा चीज बन गया है। तो जब दो चीजें यानी दो अभिकारक आपस में रिएक्शन करके क्या बना हो? उत्पाद बनाते हो, तो हमें समझ लेना चाहिए कि वहाँ पे रासायनिक अपक्रिया हो रही है। आप लोग को आ रही होगी। अगर ये बातें आ रही है तो फिर आगे थोड़ी सी और देखते हैं। अब देखिए, जब हम रासायनिक अपक्रिया के बारे में बात किए हैं, थोड़ी सी और समझिए कि रासायनिक अपक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो रासायनिक अपक्रिया आपके पास मिलेंगे कई प्रकार के रासायनिक अपक्रिया, आपके क्लास 10th के NCERT बोर्ड में दिया हुआ है। इसमें देखिए पहला है संयोजन अपक्रिया। नाम से ही पता हो रहा है कि कोई चीज है जो संयोग करेगा, यानी अब देखें आप यहाँ डायरेक्ट में और ऐसे एग्जाम में लिखना है आप लोग को, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, मतलब दो भी पदार्थ हो सकते हैं और दो से अधिक पदार्थ हो सकते हैं। अब आपको पदार्थ क्या होता है सर? तत्व या यौगिक,
जैसे जैसे आपके पास में यहाँ पे Mg था, वो क्या था, तत्व था ना, ये तत्व था, कोई दिक्कत। लेकिन अगर आप यहाँ यौगिक कह रहा है तो पानी एक प्रकार के H2O एक प्रकार का यौगिक है। तो चाहे मैग्नीशियम का आप रिएक्शन कराइए किसी के साथ या H2O का रिएक्शन कराइए, या बहुत ऐसे आपके पास एग्जाम्पल हैं। तो मैं क्या कहना चाह रहा था, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ क्या करते हो, संयोग करके आपस में ना संयोग करके एकल, यहाँ पे आप देखें, इसमें देखें, एकल उत्पाद का निर्माण करते हो। यही इसका की पॉइंट है। क्या की पॉइंट है इसका, किसका की पॉइंट बेटा? देखिए, कोई कहे आप लोगों से कि संयोजन अपक्रिया का की पॉइंट क्या है, कि दो या दो से अधिक, जब देखिए दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करें। जैसे अब देखिए यहाँ पे आप देखोगे तो आपके पास अमोनिया है, ठीक है, और अमोनिया क्या है, एक प्रकार का कंपाउंड यानी यौगिक है, ठीक है, और यह Cl एक प्रकार का कंपाउंड है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब अमोनिया का हाइड्रोक्लोरिक के साथ में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अपक्रिया होता है तो प्रोडक्ट यानी उत्पाद के रूप में अमोनियम NH4 है, ये NH4Cl अमोनियम क्लोराइड बनता है, जिसको नौसादर भी कहते हैं। या कोयले का दहन का एग्जाम्पल ले लीजिए, भी रासायनिक अपक्रिया है। कैसे? क्योंकि कार्बन जो हमारे पास में है ये तत्व के रूप में है और यहाँ पे ऑक्सीजन गैस के रूप में है। तो ये तत्व, तो यहाँ पे देखिए तत्व लिखा हुआ है, तो तत्व रहे चाहे यौगिक रहे, आपस में जब संयोग करते हैं तो एक तीसरा प्रकार का उत्पाद बनता है। अगर ऐसा कहीं दिख रहा हो तो आप कह देना कि यहाँ पर रासायनिक अपक्रिया हो रही है। तो वो भी कौन सा रासायनिक अपक्रिया, देखिए CO2 बना है, तो संयोजन का एग्जाम्पल ये हो गया। बड़ा आसान से आप लोग को लग रहा होगा कि ये आपस में क्या किया, संयोग कर लिए हैं। संयोजन मतलब संयोग कर लिए हो, है ना। जैसे मान लीजिए अभी तक आप क्या लिख रहे थे, मान लो एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, सिंपल से समझो। यहाँ पे 4 लिखा है, अब प्लस यहाँ पर क्या लिखा है, 3 लिखा है। क्या लिखा बेटा, 3। तो देखिए यहाँ पर आपको कितने दिख रहे हैं, कितने अंक, एक तो 4 दिख रहा है, एक तो 3 दिख रहा है, तो 4 3 7, तो यहाँ पे 7 लिख दिया हमने। तो यहाँ पे कितना चीज लिया था, 2 चीज, अब बन कितना गया, 1 चीज, यानी 7 बनने दिख रहा है अंक में। और यहाँ कितने अंक दिख रहे थे, 4 भी एक अंक था, 3 भी एक अंक था, तो 2 यहाँ पे अंक थे और 2 अंकों को जोड़ा तो 7 बन गया। अब 7 जो बना है वहाँ 7 भर लिखे, कोई और लिख दिया 7 4 3, ऐसा नहीं लिखे ना। तो बस ऐसा कहीं दिख जाए तो आप क्या कह देना, संयोजन अपक्रिया है। आगे बढ़िए, हमको लग रहा है समझ में आ गया होगा। अब इसी क्रम में अगर आप देखें तो आपके पास वियोजन अपक्रिया क्या है, देखिए इसका जस्ट अपोजिट होता है। देखिए संयोजन में क्या होता है, आप सोचिए संयोग करना, संयोग करना मतलब आपस में मिलना, ठीक है। जब दो अभिकारक अणु आपस में मिलते हैं, आपस में संयोग करके तीसरा कोई थर्ड तीसरा उत्पाद बनाते हैं, तो वहां पे संयोजन अपक्रिया होती है। लेकिन यहाँ पे वियोजन किसे भाई कहेंगे, तो वियोजन में देखिए, वियोजन मतलब जैसे वियोजित होना, जैसे लग रहा है कि टूट जाना कोई चीज। तो देखो यहाँ पे देखिए, वियोजन अपक्रिया वह अपक्रिया, वह रासायनिक अपक्रिया है जिसमें एक यौगिक टूटकर 2 या 2 से अधिक सरल अवयवी तत्वों में विभाजित हो जाता है, ठीक है। यह उस अपक्रिया उष्मा, प्रकाश तथा विद्युत से संपन्न होती है। यानी संपन्न मतलब कि इसका पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन, यानी कि ये कब जाके पूर्ण होती है, तो या तो ये उष्मा के उपस्थिति में पूर्ण होगी, या तो प्रकाश की उपस्थिति में, या तो विद्युत की उपस्थिति में। तो जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप देखें कि यहाँ वियोजन अपक्रिया के 2 रूप आपको दिखा रहे हैं, एक है उष्मीय वियोजन, एक है विद्युत वियोजन। अब एक ठो उष्मा देने पे वियोजित होगा, जैसे यही तुरंत आप देख लीजिए, आपके पास में ये कैल्शियम कार्बोनेट है, क्या नाम है इसका, कैल्शियम कार्बोनेट। जब ये सॉलिड रूप में होता है, ठीक है, ये खड़िया का यानी चाक का सूत्र भी होता है, ये संगमरमर का भी सूत्र होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए जब इसको इस पे हमने हीट किया इसको, तो ये टूट जाता है। यहाँ पे कैल्शियम देखिए एक बार है, यहाँ भी कैल्शियम एक बार है, ऑक्सीजन 3 बार है, तो एक बार यहाँ पे लगा दिया आपने तो कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। वही कैल्शियम ऑक्साइड जो हम मार्केट से खरीदते हैं क्या करने के लिए, वाल वॉश करने के लिए, यानी कि दीवार को वॉशिंग करने के लिए या पेंटिंग करने के लिए। कब, जब कोई डेकोरेशन वाला काम होता है हमारे घर पे तब।
तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ कार्बन बचा है, कार्बन ले लिए, और यहाँ पे O3 है तो एक वो यहाँ पे अगर एडजस्ट हो गया तो 2 O बचे होंगे, तो यहाँ पे देखिए CO2 है तो गैस के रूप में निकल गया। और याद करिए रासायनिक अपक्रिया में मैं बताया था कि कोई चीज़ प्रोडक्ट होता है वो या तो ऊष्मा का उसमें परिवर्तन होगा या वहाँ ऊष्मा के अलावा गैस निकल सकते हैं। तो देखिए यहाँ CO2 गैस निकल रहा है ना। तो यहाँ हम कह सकते हैं बहुत आसानी से कि ये यहाँ पर वियोजन अपक्रिया हो रहा है, यानी एक प्रकार का रासायनिक अपक्रिया हो रही है। अब एक कैल्शियम कार्बोनेट है तो इसको देखिए, ये कैल्शियम कार्बोनेट अकेले था, यहाँ पे अकेले था, यहाँ 2 भागों में टूट गया है। अब आप कहोगे कहाँ 2 भागों में टूटा है, बताइए ये क्या है, ये कैल्शियम ऑक्साइड नहीं है और यहाँ पे CO2 नहीं है तो ये 2 भागों में टूट गया ना भाई। तो एक से देखो, एक से कितना बन गए, 2 बन गए, एक ठू ये बना है, एक ठू ये बना है। ठीक है, अब आगे देखिए कि इसका एक और रूप लिख लीजिए, विद्युत वियोजन भी होता है क्या, बिल्कुल होता है, विद्युत वियोजन भी होता है। आप कहेंगे विद्युत वियोजन कैसे हम समझे सर, तो देखिए अगर आप लोग समझ पाए तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है विद्युत वियोजन में। यहाँ पे देखिए लिखा है कि पानी ले लिया आपने H2O 2 मोल, विद्युत वियोजन जब कराया यानी कि जब उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया आपने, तो आपको क्या दिखने को मिला कि यहाँ पर ये जो पानी के अणु हैं ये H2 और O2 में टूट गए हैं, तो वियोजित हो गए। तो फिर से क्या हुआ, 1 से 2 बन गए, 1 से 2 बन गए। संयोजन में क्या था, 2 से 1 बनता था और यहाँ पे 1 से क्या बन गए, 2 बन गए। जैसे अब इसका भी एक तरीका समझ लीजिए, मान लीजिए कहीं पर 7 लिखा हो तो बताइए 7 लिखा है तो 7 यहाँ पे 1 के अंक दिख रहा है ना हमको, कितने अंक दिख रहे हैं, एक ही ना, 7 ही पर लिखे ना, ऐसा नहीं लिखे ना कि 100 4 3 ऐसा नहीं लिखे हैं, सिर्फ 7 लिखे हैं। लेकिन क्या मैं इस 7 को 4 + 3 नहीं लिख सकता, क्या लिख सकता हूँ, तो ये तो लिख सकता हूँ। तो 2 भागों में जब लिखा हमने तब जाके 7 बना है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि ये सिंगल प्रोडक्ट मतलब सिंगल से ये डबल में कन्वर्ट होता है, तो ऐसे को हम कहेंगे वियोजित हो गया। आगे बढ़िए, अब देखिए आपके पास में है, कहता है विस्थापन अपक्रिया क्या होता है। पहले मैं प्लीज समझो आपको बात को, आप क्या करेंगे विस्थापन अपक्रिया में आपको जो कहा गया है कि बताइए क्या होता है विस्थापन अपक्रिया। तो देखिए पहले समझिए, एक बस में आप यात्रा कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप किसी बस में जा रहे हैं, उस बस में कई लोग हैं, कई सवारी हैं, उस बस में बैठे हुए हैं। अब क्या हुआ कि जो कंडक्टर है वो अपने मनमानी ढंग से रोक दिया बस को, और बिना मतलब जगह तो नहीं है उस बस में, लेकिन उसने रोक दिया और कहा आइए आइए आप लोग को हम जगह दिलवाते हैं। आप भरोसा करके उस बस में चढ़ गए, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब वो फिर चलने लगा बस, तो आपने कहा कंडक्टर से भैया आपने सीट नहीं दिलवाया, तो वो कहता है रुकिए रुकिए, अभी अगले स्टॉप पर यहाँ पे जो बैठा हुआ बंदा है वो अभी क्या होगा, अभी उतर जाएगा। क्या हो जाएगा, उतर जाएगा। तो आप क्या करिएगा, उसकी जगह यहाँ पे आप है ना खड़े, ऐसे आप यहाँ पे खड़े हैं, आप क्या करिएगा, यहाँ पे बैठ जाइएगा। तो आपने कहाँ अलग से सीट नहीं तैयार किया, आपने एक कोई हटा है उसके बाद जाकर के आपको कंडक्टर ने बैठाया है। तो यहाँ पर आपके सीट पर यानी कि आपने किसका सीट लिया, जो कोई बंदा उतरा है उसका आपने सीट लिया है। तो यानी आप विस्थापित हो गए हैं किसके जगह पे, वो जो बंदा उतरा है उसके जगह पे। तो बस यही काम आपको ट्रिक याद रखना है। अब यही काम आपको अगर इतनी बात आ गई तो आपका पूरा काम बन गया। कैसे, चला देखिए आप यहाँ पर मेरी बात को समझिए। मैंने क्या बोला, मैंने बोला यहाँ पर कि जैसे लिखा है, पहले इसको एक बार पढ़ लिया जाए। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के परमाणु को विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। यानी वो यात्री वहां से उतरा और उसके स्थान पर कौन आ गया, जो अधिक क्रियाशील यानी जिसको आवश्यकता था सीट पे बैठने का, ठीक है। ऐसे कुछ आप लोग समझिए बात को। यहाँ आपके पास क्या है, आयरन है, यहाँ पे कापर है, क्योंकि आपको कहोगे कि कापर सल्फेट है यहाँ पर, लेकिन हमको सिर्फ कापर भर देखना है। तो कापर क्योंकि धातु है कापर, और आयरन भी धातु है, लेकिन दोनों में ज्यादा क्रियाशील कौन होता है, आयरन होता है। तो यहाँ पर आयरन क्या करेगा, झपट्टा मार लेगा, एक शब्द है झपट्टा मारना, मतलब SO4 को छीन लेगा किससे, कापर से। और ये आप अगली स्टेप में देखोगे तो जो Fe है वो SO4 के साथ अपना का बांडेशन बना लेगा। क्या बना लेगा, Fe SO4 के साथ में क्या अपना एक बांडेशन बना के FeSO4 बना लेगा। इसको कहेंगे आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट। अच्छा, अब यहाँ पे कापर अकेले बचा, यहाँ पे कापर बच गया। तो बताइए
आपने यहाँ कॉपर को अगर आप अच्छे से देखो तो यहाँ पर एक चीज आपको नजर आएगी कि कॉपर यहाँ देखिए कहाँ पे है। तो कॉपर में अगर देखेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि यहाँ देखिए कॉपर भाई। तो कॉपर क्या कर रहा है, दिमाग लगा के सोचो कि कॉपर तो यहाँ निकल गया, देख लीजिए निकल गया। तो यहाँ पे SO4 जो अकेला बचता वो आयरन के साथ में आ गया। तो बताइए कौन विस्थापित हुआ? आप लोग अगर आपको समझ में आया तो बताइए, बताइए जल्दी से कौन विस्थापित हुआ? क्या यहाँ से कॉपर नहीं चला गया? क्या कॉपर यहाँ से नहीं चला गया? चला गया। अच्छा, और कॉपर जब यहाँ से गया तो इस कॉपर के स्थान को कौन भर दिया? आयरन बैठ गया। तो आयरन जब बैठा होगा तभी तो कह रहे हैं हम कि FeSO4। आप देखिए FeSO4 क्यों हम बोले हैं। तो यानी कि इस रिएक्शन में अगर कोई पूछ रहा है किसका विस्थापन किसके साथ हो रहा है तो गौर से शब्द को सुन लीजिए। हम मानते हैं, लेकिन देखिए आ रहा होगा आप लोग को, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन समझिए यहाँ पे अपने पास में क्या है, आयरन स्थान ले लिया कॉपर का, यानी आयरन ने कॉपर को विस्थापित कर दिया। सुनिएगा मेरी बात को, मैंने जो बोला वही सही है। आयरन ने कॉपर को विस्थापित कर दिया तो कॉपर विस्थापित हो चुका है, और जब कॉपर विस्थापित हुआ तो आयरन उसके जगह पे आ गया। तो जरा बताइए इस कॉपर के जगह से अगर यहाँ जहाँ कॉपर का जगह Fe ला दे तो क्या हो जाएगा? FeSO4 बन जाएगा। आई होप आपको आया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ऐसे ही मिलते जुलते एक शब्द आपके पास और है, द्विविस्थापन अपक्रिया। अब आप कहेंगे कि ये क्या होता भाई? तो देखिए ध्यान से, द्विविस्थापन अपक्रिया क्या होता है। यहाँ पर दो जगह विस्थापन देखने को मिलेगा। आप धैर्य से सुने, आप लोगों को अभी दिमाग में उतारने का काम मैं करूंगा, ये अभी बता लोगे आप लोग ध्यान से। वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें अभिकारक या अभिकारक रहेगा, यहाँ पे अभिकारक क्या करेगा, अभिकारक यौगिकों के आयनों अथवा मूलकों के परस्पर विनिमय मतलब आदान और प्रदान, है ना, द्वारा नए उत्पाद बनते हैं। इन्हें विस्थापन या द्विविस्थापन कहिए, क्योंकि यहाँ विस्थापन कहानी से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि यहाँ द्विविस्थापन जब पूछा है तो द्विविस्थापन ही लिखेंगे। इन्हें द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। अब आपको अगर नहीं आ रहा कि द्विविस्थापन कहाँ हुआ हमको दिखाइए, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, आप प्लीज उसको देखिएगा। अब बताइए यहाँ पे सोडियम है, हाँ है, किसके साथ सोडियम है? सल्फेट के साथ में है, ठीक है। अब बताओ आप, यहाँ पर सल्फेट दिख रहा है, जी हाँ, तो यहाँ भी सल्फेट दिख रहा है, ठीक है। तो इस सल्फेट को यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये सल्फेट देखिए किसके साथ है? सोडियम के साथ यहाँ पर है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पर सल्फेट को देखिए तो क्या है, बेरियम के साथ आ गया है। इसका मतलब कि सल्फेट यहाँ से हट चुका है, या आप कह सकते हो कि सोडियम यहाँ से हट करके और कहीं और चला गया है, और सोडियम का स्थान कौन ले लिया है? बेरियम। तो क्या बन गया? बेरियम। अगर कल्पना करिए कि यहाँ पर इस जगह पे जहाँ पे मैं घेर रहा हूँ, यहाँ पर क्या रहे, Ba आ जाए तो क्या आ जाएगा? BaSO4 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पे BaSO4 है। अगर आप लोगों को नहीं नजर आ रहा है तो देखिए यहाँ पे BaSO4 है कि नहीं है, ईमानदारी से सोचो, क्या यहाँ पे BaSO4 नहीं आ गया है? आ गया है। इसका मतलब एक विस्थापन तो यहाँ हुआ है। दूसरा क्या हुआ है? दूसरा आप देखोगे यहाँ से आपके पास में Cl है, यहाँ भी Cl आपके पास है, लेकिन Cl जो है वो किसके साथ में है? यहाँ पे लिख रहा है बेरियम के साथ में, देख लो। और यहाँ पर आपके पास में यहाँ जो Na है, अब Na कहाँ दिख रहा है? देख लीजिए आप लोग, Na कहाँ है? शुरुआती में यहाँ पे देखेंगे तो Na है। तो Na क्या कर रहा है, समझिए, Na किसके साथ में? SO4 के साथ में है। लेकिन अब Na कह रहा है मैं कहाँ जाऊँगा, मैं Ba का स्थान ले लूँगा, और इसके साथ में जब Ba का स्थान ले लूंगा तो मैं क्या हो जाऊंगा? Na। तो क्या हो जाएगा? Na कितनी बार है? 2 बार। अच्छा, और आपके पास Cl कितनी बार है? 2 मोल, यानी 2 बार मतलब 2 मोल। तो आप बताइए, इस तरीके से Na 2 बार है और Cl भी यहाँ 2 बार है, तो आगे 2 लिख के NaCl कह दिया, तो इसका मतलब सोडियम क्लोराइड के 2 मोल मिल गए। अच्छा, ऐसे करने में आपने क्या किया है? आपने इसका इधर कर दिया, हाँ, ये वाला इधर कर दिया, तो एक तो विस्थापन इधर हुआ, एक विस्थापन इधर हो गया, मतलब 2 विस्थापन हो रहा है। आप लोग वीडियो को अगर नहीं समझ रहा है तो इसको पॉज करके या फिर पीछे आप थोड़ी सी करके बैक करके वीडियो को देखिए। आप लोग 2-3 बार ऐसे करके देखेंगे, आपको आ जाएगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मतलब यहाँ पर आप लोगों को अगर आ गया हो तो एक बार मैं प्लीज एक बार फिर से मैं कह दे रहा हूँ ये बातें। हो सकता है देखिए, वीडियो का मतलब अगर कोई आया है तो उसको अगर समझ में ना आवे तो फिर वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं निकला। देखिए आप लोग बात को प्लीज समझिए। यहाँ पर हमारे पास में देखिए सोडियम है,
इस सोडियम को देख लीजिए। अच्छा, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, हाईलाइट करके आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आपके पास सोडियम है, ठीक है, बहुत अच्छा। लेकिन आप देखेंगे, अच्छा यहाँ पे बी ए है, तो ये जो बी ए है ना बाबू, ये बी ए यहाँ पे एन ए है। दोनों केवल जो कह रहा हूँ उतना देखिए, यहाँ पे सोडियम है, यहाँ बी ए है, तो सोडियम को हटा दीजिए। कल्पना करिए कि यहाँ सोडियम अब नहीं है, जब सोडियम नहीं है तो उसका स्थान कौन ले लिया, तो आप कहोगे सर जी उसका स्थान बी ए ले लेगा। तो जब बी ए ले लेगा तो क्या हो जाएगा, बी ए एस ओ फोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी ए एस ओ फोर। तो देखिए बी ए एस ओ फोर हो गया। अब बताइए आप लोगों को ये समझ में आ गया कि नहीं। तो अब बचा क्या, अब बचा क्या, देखिए अब इसको हम हल्का से मिटा करके दिखाया। अब बचा क्या आपके पास, आपके पास ये बचा होगा, ध्यान से यहाँ पे आपके पास भी बचा कि यानी बचा होगा। देखिए यानी, क्योंकि यानी हो गया, ISO4 यहाँ पे है, तो ISO4 अब यहाँ से हट जाएगा। तो कहोगे तब इसके पास, इसके साथ में क्या रहेगा, इसके साथ में रहेगा बेटा Cl, ये वाला Cl, ठीक है। अगर आ रहा हो तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा हो तो वीडियो को पीछे करके देखिए, आप लोग को आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपके पास होता है कि ऑक्सीकरण अपक्रिया क्या होती है और अपक्षयन अपक्रिया क्या होती है। प्लीज समझिए, कह रहा है कि किसी पदार्थ का ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का ग्रहण करना अथवा हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का या धन विद्युतीय तत्व को त्यागने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे हम लोग, उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीकरण। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, बहुत ज़्यादा आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है, बस दिमाग लगा केवल एक बार देख लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ। कह रहा है यहाँ पर कि किसी पदार्थ द्वारा, अब मान लो यहाँ पे मैग्नीशियम एक पदार्थ है कि नहीं, तो कह रहा है किसी पदार्थ द्वारा, तो यहाँ मैग्नीशियम हो गया पदार्थ के रूप में, पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन, तो देखिए यहाँ ऑक्सीजन है कि नहीं, हाँ ठीक है। तो अब ये पदार्थ जो मैग्नीशियम नामक पदार्थ है वो ऑक्सीजन के साथ मिल चुका है भाई, तभी नहीं बना है MgO। तो यहाँ MgO को देख के क्या पता चल रहा है, यहाँ देखोगे अगर तो पता चला कि ऑक्सीजन अभी Mg के साथ नहीं मिला हुआ है, लेकिन यहाँ पे तो देखने से लग रहा है कि Mg के साथ मिल चुका है, यानी कि ऑक्सीजन अब जुड़ गया है। तो इसका मतलब इस मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हो चुका है, बस यही है और कुछ नहीं है। उसके आगे पीछे मत देखिए, मत समझिए। और आगे अब आपके पास क्या है, दूसरा अपक्षयन अपक्रिया। अपक्षयन अपक्रिया में क्या भी है, किसी पदार्थ द्वारा हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना या ऑक्सीजन व ऋण विद्युतीय तत्व को त्यागने की जो प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, उसको अपक्षयन कहते हैं या वो अपक्षयन कहलाती है। जैसे ज्यादा फिर कह रहे हैं कि नहीं सोचना है। अब मान लो कि मेरे पास में ये कॉपर ऑक्साइड है और यहाँ पे H2 है, तो हम क्या करेंगे, अब की बार में H को मिला देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। और या ऐसा बोल दीजिए कि यहाँ से ऑक्सीजन उड़ा देंगे। यहाँ ऑक्सीजन जोड़ रहे थे, ऊपर वाले केस में ऑक्सीजन जोड़ रहे थे, यहाँ पर ऑक्सीजन को उड़ा देंगे। अब ऐसे कह रहे करे उड़ा देंगे, ये क्या भाई, ये कॉपर ऑक्साइड में से देखो यहाँ कॉपर भर बचा है, इसका मतलब ऑक्सीजन कहाँ गया, उड़ गया। तो उड़ के क्या बना होगा, यहाँ पे H2 है और यहाँ से O आपस में मिला होगा दोनों, और H2O बना के पानी का निर्माण कर रहे होंगे। तो ऐसा कहीं देखने को मिल जाए तो कि मतलब कोई आपके पास में ऑक्साइड है और वो प्रोडक्ट बनाते वक्त अपनी ऑक्सीजन को क्या कर रहा हो, रिमूव कर दे रहा हो, तो इसी क्रिया को अपक्षयन अपक्रिया कहेंगे। आगे देखते हैं, आपके पास आया है रेडॉक्स अपक्रिया। ध्यान से समझिएगा, कुछ नहीं है। रेडॉक्स मतलब यहाँ पे देखिए, रेडॉक्स ऐसे लिखा जाता है REDOX, रेडॉक्स। रेडॉक्स दो चीजों से मिलकर बना है। रेडॉक्स में जो RE है उसका मतलब है रिडक्शन, उसका मतलब क्या है बेटा, रिडक्शन। और जो यहाँ पे लिखा ऑक्स, ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ये दोनों एक में मिला दिया जाता है, तो शॉर्टकट में इसको रेडॉक्स बोलते हैं। मतलब अभी तक आप इससे पहले वाले में ऑक्सीकरण और अपक्षयन जो देखे थे, तो एक में क्या हो रहा था, एक में ऑक्सीकरण में हो रहा था कि तत्व में ऑक्सीजन जुड़ जा रहा था। जैसे मैग्नीशियम में जब ऑक्सीजन जुड़ा था तो MgO बना था, तो आपने क्या बोला था कि मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना है। ऐसे ही आप नीचे वाले केस में कॉपर ऑक्साइड लिए थे, कॉपर ऑक्साइड लिए थे, और इस कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को जब हटाते थे तो ये कॉपर बन जाता था। तो एक वाले में, ऊपर वाले में ऑक्सीजन एडिशन, ऑक्सीजन का एडिशन करते थे, इसलिए आप ऑक्सीडेशन बोलते थे, और दूसरे वाले में
आप यानी किसी दूसरे वाले मतलब कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन को आप हटा रहे हो तो कॉपर बन रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अपचयन हो रहा है। लेकिन अब आपके पास में यहाँ तीसरा जो चीज लिखा वो तो रेडॉक्स लिखा है। तो रेडॉक्स का मतलब क्या होगा, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें एक लिखा है ना, जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण हो रहा हो और दूसरा जो अभिकारक आपके पास बचा हो उसका अपचयन होता हो। और ये दोनों मजे की बात है, एक ही साथ अगर एक ही रिएक्शन में हो रहे हो और एक ही साथ ये दोनों होते हुए दिख जाए, कौन सी दोनों चीजें एक साथ होते हुए दिख जाए, ऑक्सीकरण और अपचयन की घटना किसी एक मतलब पूरे रिएक्शन में, तो उसको रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। मैं ज्यादा जटिल नहीं करना चाहता, ये डायरेक्ट एग्जाम्पल देख लीजिए। ये जिंक है, हाँ है। अब जिंक का क्या हुआ, इसमें जिंक में देखेंगे ऑक्सीकरण हुआ इसका, इसको देख के हमें यही पता चल रहा है। अब आपको कैसे आपको पता चल गया, देखिए यहाँ जिंक जब लिखा अकेले तो इसका मतलब ये जिंक सॉलिड के रूप में, जिंक धातु होता है सॉलिड के रूप में, ठोस के रूप में है, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। किसी भी सॉलिड वस्तु का ऑक्सीकरण संख्या आज के बाद से कोई पूछेगा कह दीजिएगा 0 होता है। ध्यान देना, सॉलिड वस्तु होना चाहिए वो, है ना, या तत्व ही क्यों ना हो। एल्यूमिनियम अगर सॉलिड के रूप में है तो ऑक्सीकरण अवस्था 0 है। ऐसे ही सबका आप आजमा के देखें। लेकिन यहाँ पे देखने पे पता क्या चल रहा है कि यहाँ जो जिंक है ना, यहाँ वाला, वो जिंक कैसे है बताइए। ये जिंक यहाँ का जो है वो Zn2+ के रूप में है, Zn2+ के रूप में है। ये आपको नहीं दिख रहा होगा, इसे नहीं दिख रहा होगा क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट आप लोग इसका, हो सकता है हम नहीं कह रहे सबको, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जो जिनको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता रहा हो, तो ठीक है। तो यहाँ पे आपका SO4 पे 2- होता है, हमेशा याद रखिए। SO4 पे 2 निगेटिव होता है, याद रहे, हमेशा याद रहेगा। तो अगर यहाँ 2- है तो जिंक पर 2+ होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि जिंक किस रूप में यहाँ पे है, Zn2+ के रूप में है, मतलब जिंक का तो ऑक्सीकरण हो गया। अब रिडक्शन में क्या होता है भाई, आप रिडक्शन देखेंगे अगर, तो रिडक्शन में यहाँ पर देखिए लिखा है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट लिखा हुआ, कॉपर सल्फेट। तो ये कॉपर कैसा है, तो कॉपर देखो अभी बताया था आप लोगों को कि जहाँ सल्फेट लिखा रहे इसका मतलब SO4 और 2- है, तो इसका मतलब यहाँ कॉपर जो बचा हुआ होगा, कॉपर को 2+ में होना पड़ेगा। कॉपर को कितने प्लस में होना पड़ेगा बेटा, 2+ में। चलिए अगर 2+ में है तो डायरेक्ट समझिए कि कॉपर यहाँ पर 2+ में है, और यहाँ कॉपर कैसा अकेले है तो मतलब सॉलिड में है, सॉलिड में है मतलब 0 है। तो यानी कि 0 क्या 0 है, ऑक्सीकरण अवस्था। तो यहाँ पे ऑक्सीकरण अवस्था मतलब कि +2 से कितना पा गया, 0 पे आ गया, मतलब घट रहा है, रिड्यूस हो रहा है, इसलिए इसको रिडक्शन कहते हैं। रिडक्शन कहिए या उसी को हिंदी में अपचयन कहते हैं। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि एक ही रिएक्शन में, कौन से एक रिएक्शन में, ये इस पूरे रिएक्शन में देखेंगे तो एक आधा जगह देखेंगे तो ऑक्सीकरण हुआ है और आधा जगह अपचयन हुआ है। यानी जिंक का देखेंगे तो जिंक सल्फेट में ऑक्सीकरण हुआ है, जबकि कॉपर सल्फेट का देखेंगे कॉपर में अपचयन हुआ है। तो एक ही अपक्रिया में दोनों चीज हो रहे हैं, यानी कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, यानी कि अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों एक ही रिएक्शन हो रहा है, तो इसीलिए इसको रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बातें आप लोगों को आ रही है। इसके बाद आपके पास आता है अगला, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या होते हैं और ऊष्माशोषी अपक्रिया क्या होते हैं। देखिए भाई, जिन रासायनिक अपक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। अब इससे तो पहले बता चुके हैं। जैसे देखिए, अब आपको ये नहीं आ रहा लेकिन वो तो आ रहा था ना, कैल्शियम ऑक्साइड, वो चूना वाली बात याद करिए। तो इसको जब पानी के साथ में मिलाए थे आप, H2O के साथ जब मिलाए थे तो क्या बना था बताइए, क्या ये नहीं बना था, CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना था, और ऊष्मा भी निकले थे, हीट भी निकला था। तो ऐसे अपक्रिया जिसमें जब प्रोडक्ट जब बनता हो तो उसमें हीट निकलता हो, चूना वाला याद करिए, है ना, हीट निकल रहा था, तो ऊष्माक्षेपी इसको बोलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनको पूरा होने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए ऊष्मा देते नहीं वो लोग, बल्कि उल्टा हमसे लेते हैं। वो ये बोलते हैं कि हमको हीट दीजिएगा तभी हम प्रोडक्ट बनाएंगे। जैसे यहाँ देख लीजिए, ठीक है ना, ऊष्माशोषी अपक्रिया, जिन रासायनिक अपक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्माशोषी अवशोषी ऐसे टाइप का फील आ रही होगी, तो ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। जैसे N2 है नाइट्रोजन गैस, O2 है ऑक्सीजन गैस, अगर इन दोनों को आपस में मिला के बनाना रहे
कि भैया आप क्या बनो, 2NO बन जाओ। तो ये नहीं बनते हैं कब तक, जब तक इनको हीट ना दे दो। तो इसका मतलब हमको उल्टा हीट देना पड़ रहा है इन सबको। जबकि ऊपर वाले रिएक्शन में देखेंगे तो ऊपर वाले रिएक्शन में क्या हो रहा था बेटा, हीट देना पड़ा था क्या आपको? नहीं नहीं, आपको हीट नहीं देना पड़ा था, वो हीट खुद निकालना था, जो चूना का केस हमने बताया था। या फिर चूना वाली अगर आपको आ रहा है तो कोई एक ठो और दे ले लो। जैसे देखिए हाइड्रोकार्बन है, इसको मीथेन कहते हैं। इसका जब आपका दहन कराते हैं, अब आप कहेंगे कैसे आपको पता दहन कराते हैं? ये हाइड्रोकार्बन है, CH4 क्या है, हाइड्रोकार्बन है। अगर हाइड्रोकार्बन आपको समझना है तो मेरे वीडियो में चले जाएं, वहाँ संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन करके है, यहाँ वीडियो बना होगा, उसको देख लीजिएगा। आप लोग को वहाँ डिटेल पूरा बताए हैं कि इसका नाम कैसे मीथेन पड़ा, फिर एथेन होता है, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ये सब कैसे पड़ा, वहाँ पे डिटेल वीडियो आप देख लीजिएगा, और बहुत ज़्यादा टाइम का नहीं है। तो देखिए यहाँ पे आपके पास में यहाँ क्या है, CH4 मतलब मीथेन है। अब इस मीथेन को ऑक्सीजन के साथ में जब रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्रोकार्बन ही है। तो हाइड्रोकार्बन का अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो इसी को हम दहन भी बोलते हैं, भले नहीं लिखते हैं लेकिन इसको दहन बोलते हैं। तो दहन जब कराते हैं, अभी आप लोग कहेगा कि जैसे लंका दहन हो गया, दहन का मतलब कि आप किसी चीज़ को जला रहे हो, तो यहाँ कहाँ जल रहा है, लेकिन देखो ऑक्सीजन इसके लिए काफ़ी होता है। हमारे लिए ऑक्सीजन ठीक है, लेकिन इनके लिए ऑक्सीजन आग का काम करता है भाई, दहन होता है। तो CO2 में बदल जाता है और पानी के 2 मोल यहाँ पे आ जाते हैं, और उष्मा क्या होता है, निकलता है। तो ये आपके पास में एक क्या है, एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हो गया उष्मा छेपी का। और उष्मा शोषित तो आपको बताई दी हमने। उसके अलावा आगे बढ़िए। अब जैसे यहाँ पर एक और आता है, आप देख लीजिए, यहाँ आता है संक्षारण, कोरोजन। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, NaCl हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब अम्लीय मीडियम उसके पास होवे, और आर्द्रता रहे, ह्यूमिडिटी रहे आदि के संपर्क में आती है, तब यह संक्षारित हो जाती है, मतलब इसका क्षरण होना शुरू कर देता है, और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आपको घर बनता है जो सरिया, छड़ जिसको बोलते हैं, वो सब आपको पता है ना, देखे है ना, उसको आप बाहर रखिए अगर कई दिनों तक, तो उसमें धीरे धीरे जंग लगना शुरू हो जाता है, मूर्छा ना, हम लोग ऐसे सिंपल भाषा में कहते हैं मूर्छा। अब ये मूर्छा लगने लगता है। तो इसका मतलब अगर आप साइंस के स्टूडेंट है तो क्या कहेंगे उसको, कि उसमें उसका क्षरण हो रहा है लोहे का, यानी संक्षारण, इसी को संक्षारण बोलते हैं। अब देखिए इसको देख लीजिए, यहाँ पर देखेंगे तो एक यहाँ पे आपको धातु दिखा है, ये हरे हरे जो रंग का दिख रहा है, ये सब क्या, इसका क्षरण हो रहा है। ऐसे यहाँ पर ये देख लीजिए, इस पदार्थ का ये काले काले पत्नी क्या आ गए हैं ना, तो क्या लिखा है इसमें, चांदी के ऊपर काली परत चढ़ जाती है, काली। और जबकि चांदी का कोई सामान आपके पास अगर देखिएगा, वो काला परत चढ़ जाता है उस पर, जबकि तांबा जो होता है ना, ऊपर उसके हरे परत चढ़ जाते हैं। ठीक है, ओके। तो कैसे ये समझना है, देखिए जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित हो जाती है, और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। बस ये आप लोग को समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, संक्षारण का मतलब। ठीक है, अगर ये बातें आपको आ रही है तो आप हल्का से आगे बढ़िए और देखिए कि क्या कहना चाह रहा है। आगे देखिए, इसको रोकने का भी तरीका होता है। अगर पूछ ले एग्जाम में कि भाई संक्षारण को रोकना चाह रहे हैं, क्या करें, तो पॉलिशिंग कर दीजिए, पॉलिशिंग करिए, पॉलिश लगाइए, या फिर क्या करिए, या तो आप अगर पॉलिश नहीं कर रहे हैं तो फिर आप सिंपल से ऑयल ही कर दीजिए, इसको ऑयल ग्रीस वगैरह, हाँ, इसको क्या करिए, इसको लेकर इस पर लेप कर दीजिए। तो लेप कर देंगे तो काफी दिन तक ये फिर इसका जीवन काल बना रहेगा। अब देखिए साथ ही साथ में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विकृत गंधिता। अब ये तो कुछ ज्यादा ही साहित्यिक भाषा में लिख दिया है। देखिए इसका क्या मतलब है, जब वसा और तेल अथवा उसमें बनाए गए खाद्य पदार्थ, जो भी खाद्य पदार्थ बनता है वो वसा और तेल में तो किसी एक से बनता ही है, तो वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाते हैं, तो उनमें से एक विशेष गंध आने लगती है तथा स्वाद खराब हो जाता है। जैसे कोई दिक्कत नहीं है, आप समझिए प्लीज। अचार है आपके पास, ठीक है, वह मुरब्बा, इनको अगर वायु की उपस्थिति में रख दिया जाए तो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। क्यों खराब हो जाता है, कौन सी क्रिया इसमें हो रही है, तो कह देना विकृत गंधिता इसमें आ गई, क्योंकि लिखा है जब वसा और तेल अथवा उसमें बनाए गए खाद्य पदार्थ। अब मुरब्बा खाद्य पदार्थ हो गया जो कि तेल में बनाया गया है, ओके। तो वायु की उपस्थिति में, वायु में ऑक्सीजन है तो उसके साथ में क्रिया करके अपने आप को ऑक्सीकृत कर लेगा, और जैसे ऑक्सीकृत करेगा उसमें विशेष गंध आने लगती है। ठीक है, और वो गंध खराब वाली है, अच्छी वाली जाती है तो उसको, तो यहाँ पे विकृत गंधिता नहीं लिखते तब वहाँ पे हम लोग, लेकिन विकृत गंधिता लिखे, इसका मतलब कि वो गंध तो आ रही है पर बहुत बेकार गंध आ रही है, मतलब कि सड़े हुए, सड़न पैदा हो गई, ऐसा बोलते हैं। तो आई होप कि ये भी आपको आया होगा। आगे बढ़िए,
जब इतना आप लोग आ गए हैं तो थोड़ी सी देख लेते हैं कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं। देखिए भाई, यहाँ पे आप देखिए, आपके पास में यहाँ क्या दिया, आयरन, यहाँ पे वाटर दिया है। तो देखिए यहाँ पे आयरन आपने यहाँ पे 3 बार लिखा है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी बार है, देखो यहाँ तो 1 बार दिख रहा है ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पे तो 4 बार है, और हाइड्रोजन यहाँ पे 2 बार है। तो इसको संतुलित करने का तरीका क्या होता है, देखिए संतुलित करने के लिए आप आराम से क्या करिए, इसको बना लीजिए। देखिए ये तत्व है, तो कौन कौन से तत्व आपके पास है, देखिए यहाँ पे आयरन है, तो देखिए यहाँ पे आयरन लिखा हुआ है। इसके अलावा आपके पास ये पानी में 2 तत्व होते हैं, एक तो आपके पास ऑक्सीजन होता है जो कि यहाँ पर है, एक आपके पास हाइड्रोजन है जो कि यहाँ पर है। अब सबसे पहले आपको देखना होता है कि अभिवारक नहीं, ये अभिकारक लिखा हुआ है। अभिकारक क्या है, तो देखिए अभिकारक में कौन कितने मात्रा में कौन सा चीज़ है, तो देखिए आप लोग अच्छे से, यहाँ पे उत्पाद लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे बड़ा अच्छे तरीके से अगर हम समझे तो मेरे पास में आया है कि 3 बार, 3 बार क्या, देखो यहाँ पे Fe कितनी बार है, 3 बार, तो देखो Fe 3 बार है, और यहाँ पर Fe कितनी बार है, 3 बार है। तो देखिए उत्पाद में Fe कितनी है, 3 बार है। उसके अलावा आपके पास में जो H है, वो H यहाँ पे कहाँ पे, अभिकारक में कितना है, 8 बार। आप कहोगे कैसे, देखो ये 2 लिखा है कि नहीं, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ ताकि आप प्लीज इसको समझो आराम से। देखिए यहाँ पर आपके पास, यहाँ इस चीज को मैं कह रहा हूँ, देखिए 4 दूना 8, अरे ये देखिए ना 4 दूना 8, तो यहाँ पर देखिए यहाँ क्या लिखा है, 4 दूना 8, तो यहाँ हाइड्रोजन कितनी बार है, 8 बार, इधर भी 8 बार। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे अभिकारक वाले में देखेंगे तो हाइड्रोजन कितनी बार है, 8 बार है। और साथ ही साथ में मतलब कि हाइड्रोजन 8 बार है, ये तो नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि हमारे पास हाइड्रोजन 8 बार, ऑक्सीजन नहीं 8 बार है, हाइड्रोजन 8 बार है। अगर मैं कहीं से भूल के बोल दिया होगा तो माफ करिएगा। 8 बार क्या है, अगर इसको देखेंगे हाईलाइट जो मैंने किया है, तो यहाँ पर आगे पास अभिकारक में 8 हाइड्रोजन है, और उत्पाद में भी 8 ही है। तो देखिए यहाँ पे 4 दूना 8, 8 यहाँ पे हाइड्रोजन है, और साथ ही साथ में 4 दूना 8 हाइड्रोजन यहाँ पे है। अब आप देखें कि यहाँ पर आगे क्या कर रहे हैं, आगे देखिए ध्यान से, इस चीज को आप लोग देखेंगे तो आपको ये चीज और नजर आएगी। यहाँ पे बहुत बारीक सा चीजें हैं क्या, कि यहाँ पे आपके पास में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन हमको 4 बार दिख रहा है, तो यहाँ पर कौन सा 10 बार दिख रहा है, इधर भी तो 4 ही दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन अभिकारक में कितनी बार है, 4 बार है। तो उत्पाद में भी कितना हमने दिखाया आपको, 4 बार दिखाया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, ऐसे रासायनिक समीकरण जिनके दोनों पक्षों, यानी कि जब बाई पक्ष हो या दाई, इसमें से एग्जाम में आएंगे, इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, क्या करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, कि बैलेंस करिए, संतुलित करिए, में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए, देखिए आगे क्या वो कहना चाह रहा है। रासायनिक समीकरण के बारे में अगर थोड़ी सी और देखना हो तो इसमें और देख सकते हैं कौन सी चीजें। देखिए यहाँ पे रासायनिक समीकरण कैसे बोलेंगे आप, तो इसके लिए बहुत आराम से आप देखेंगे, कह रहा है यहाँ पे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का उसमें भाग लेने वाले पदार्थों जैसे कि अभिकारक, ये अभिकारक है, अभिकारक एवं उत्पाद के प्रतीकों तथा सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शन। अब बताइए सोडियम हम पूरा कहाँ लिखे हैं, या फिर सोडियम छोड़िए, यहाँ पे मेथिन है ना, तो मेथिन में हम यहाँ पे कार्बन पूरा, एक सी से क्या होता है कार्बन, तो हम यहाँ पे कार्बन ऐसे थोड़ी लिख रहे हैं, बस हमने चिन्ह हिंट दे दिया है कि कार्बन का मतलब सी से दिखाएंगे। हाइड्रोजन हमने लिखा पूरा नहीं लिखा है, सिर्फ ये सब लिखा है ना, तो ये आपके पास संकेत के रूप में लिखा जाता है। तो यहाँ से आप अगर ये लिखने बैठ गए कहीं पर, ये है आपका कार्बन, क्या है कार्बन, ये आपका हाइड्रोजन, तब तो पूरा काम ही आपका खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर सी से कार्बन हो गया, आपको मानना होगा, क्योंकि ये साइंटिस्टों ने ऐसा बताया हमको कि उसको उसके संक्षिप्त रूप में प्रदर्शित करिए। तो कार्बन को सी से हम प्रदर्शित कर देते हैं, हाइड्रोजन को ऐसे कर देते हैं, मेरा कुल मिलाकर के CH4 बन जाता है। ऑक्सीजन को O2 से प्रदर्शित करते हैं, मिल करके ये जब हीट किया आपने, CO2 निकला और वाटर निकला। तो ये एक प्रकार का क्या हो गया, ये एक प्रकार का दहन क्रिया का एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि मीथेन CH4 का वायु के अधिक में दहन करने पर, देखिए दहन हुआ ना बात, इससे पहले बोले थे हम, तो CO2 और H2 निकलते हैं, यानी कि कभी भी हाइड्रोकार्बन, क्योंकि मीथेन क्या है, हाइड्रोकार्बन है। मीथेन का जब दहन करेंगे तो वाटर निकलेगा, ठीक है, लेकिन साथ साथ में CO2 भी निकलेगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अगर नहीं आई हो तो फिर आप इस चीज़ को कई बार रिवीजन करके, मतलब रिवाइज करिए, उसको बैक करके देखिए, और जब तक ना आए तब तक उसको देखिए प्लीज। और अगर आपको नहीं आया कोई चीज़ या कोई और अगला वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, जरूर लिखिए आप लोग। अब जैसे मैं एग्जाम्पल के रूप में आपके पास में कुछ मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, समझिए प्लीज, आप लोगों के लिए फायदा करेगा ये। देखिए ध्यान से, अगर कोई हमसे कह दिया कि भाई आप क्या करिए ना, Fe ले लीजिए, देखिए अगर रुकिए एक मिनट, हम इसका पेन का कलर चेंज कर दे रहे हैं। आपके पास Fe है, देखिए आपके पास में यहाँ Fe है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई कह रहा है कि इसका रिएक्शन कराना है हमको, इसका रिएक्शन कराना है हमको H2SO4 के साथ में,
किसके साथ में, SO4 के साथ में। तो जब SO4 के साथ में कराएंगे रिएक्शन इसका, तो क्या बनेगा देखिए ध्यान से, इसका बन जाएगा FeSO4। क्या बना, Fe, देखिएगा FeSO4 बना। इसको क्या बोलते हैं, आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट बोल लीजिए। और यहाँ पे H2 निकल जाता है, तो H2 निकल गया। इससे क्या सीख मिला, इससे ये सीख मिला कि ये आयरन आपके पास मेटल है। क्या है, मेटल। जब मेटल यानी धातु का अम्ल के साथ आप क्रिया करते हैं तो वहां से ऑक्सीजन या हाइड्रोजन गैस, कौन सा, हाइड्रोजन गैस निकलता है। बस एक की पॉइंट है। आगे देखो, एल्यूमिनियम है, क्या है, एल्यूमिनियम। और वो कोई बोल दिया हमसे कि एल्यूमिनियम का आप रिएक्शन करा दीजिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में कराएंगे रिएक्शन तो O लिख देंगे, और ऑक्सीजन चूंकि गैस के फॉर्म में पाया जाता है तो O2 यानी डाइमर के रूप में लिखा जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा आपके पास बेटा, आप आराम से पहले ये बनाइए Al2, अभी सुनिए आराम से, ध्यान मत, Al2O3, ये हो गया। अब देखिए आप कहोगे कि सर यहाँ पे Al2 हो गया है, Al2 मतलब एल्यूमिनियम 2 बार, जरूरी है 2 बार लिखना? हमने कहा बिल्कुल जरूरी है। आप कहोगे क्यों सर? हमने कहा रुको, आपको मैं पहले बताता हूँ कि ये लिखा क्यों तुमने। इसे लिखा क्योंकि जो एल्यूमिनियम दिख रहा है वो सच में एल्यूमिनियम किस रूप में होता है, Al+3। जब तुम एल्यूमिनियम का बात आज के बाद से याद करना तो समझना कि एल्यूमिनियम को एल्यूमिनियम समझना Al+3 है ऊपर, और ऑक्सीजन को तुम समझना कि यहाँ पे -2 होता है। और ये नहीं है कि आज के लिए, हमेशा के लिए ऑक्सीजन पे -2 होता है। तो देखिए आप अगर आराम से यहाँ पे देखोगे तो आपको एक चीज नजर आ जाएगी कि यहाँ पर जो आपके पास 2 यहाँ दिख रहा है जो ऑक्सीजन पर है वो किसके नीचे आ गया, यहाँ पर आ गया। यहाँ पे ये Al2 हो गया, देखो यहाँ पे I2 यहाँ आ गया। और जो यहाँ पर तुमको एल्यूमिनियम पे 3 दिख रहा है वो कहाँ आ गया, वो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर, यानी ऑक्सीजन पे आ चुका है। देखो यहाँ पर, यहाँ देखो आया कि नहीं आया। तो हम ये बच्चों को पढ़ा चुके हैं कि Al+3 के रूप में होता है, ऑक्सीजन -2 के रूप में होता है, तब आप बता पाए हो, नहीं तो नहीं बता पाते। समझो बात को। इसका मतलब कि सबसे पहले क्या सिखाया गया, पहले आपको क्या, यहाँ पर आपके पास क्या है, यहाँ पे मैंने जो लिखा था, ये लिखा था Al2O3 लिखा था कि नहीं। अब ये कैसे लिखा था वो आपको समझ में आ गया, लेकिन अब कहेगा बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए, तो एल्यूमिनियम जब तुमने 2 लिख ही दिया तो आगे 2 बढ़ा दो, ताकि एल्यूमिनियम क्या हो जाए 2 बार। और ऑक्सीजन देखो कितनी बार है, ऑक्सीजन O3 है, लो गड़बड़ हो गया। ऑक्सीजन 3 बार, यहाँ ऑक्सीजन कितनी देर बैठा है, बोलो, यहाँ 2 बार है। तो एक काम करो तुम यहाँ पे 3 बढ़ा दो। अब कहोगे आप कुछ भी कर दे रहे हो सर, हमने कहा 3 दूना 6 हो गया, 3 दूना 6, ऑक्सीजन कितनी बार हो गया, ऑक्सीजन 6 बार हो गया। ऑक्सीजन कितनी बार हो गया, 6 बार। आइए यहाँ पे देखिए, आप एक काम करिए, यहाँ पे 2 लगा दीजिए, तो 2 3 6, 2 3 6, 2 3 6, देखो 2 3 6, ऑक्सीजन 6 बार हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन 3 दूना 6, ऑक्सीजन 6 बार था। अब एल्यूमिनियम यहाँ पे कितनी बार हो गया, 2 दूना 4। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात, ये वाला 2 दूना 4, 2 दूना 4। लेकिन यहाँ पर एल्यूमिनियम कितनी बार है, 2 बार, तो इसको 2 हटा के यहाँ 4 कर लो। क्या कर लो, 4। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 4 कर लो। देखो यहाँ पे ये चीजें मैं आपको पहले मिटा दूं, यहाँ पे मिटा के दिखा दूं। ये यहाँ देखिए एल्यूमिनियम ना, एल्यूमिनियम कितनी बार रहेगा, 4 बार, आगे 4 लगा दो, तो कितना आसानी से हो गया 4Al+3O2। तब जाकर के यहाँ पे क्या बना है, 2Al2O3 बना है। आई होप आप लोग को ये आया होगा। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, लास्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कोई पूछ ले तुमसे, सोडियम है, यह है सोडियम, और इसका ऑक्सीजन से रिएक्शन कराना है तो क्या बनेगा। अब चुपचाप समझो केवल, हमेशा मैंने क्या बोला था कि ऑक्सीजन पर कितने माइनस होते हैं, 2 माइनस, लेकिन याद रहे सोडियम पर 1 प्लस होते हैं। कितने प्लस होते हैं, 1 प्लस। ये पहले प्लस और माइनस वाला खेल समझ लो। तो ये 2 जो होगा वो कहाँ जाएगा, सोडियम के नीचे। सोडियम के नीचे मतलब सोडियम के नीचे क्या होता है भाई, यहाँ देखिए आपके पास क्या लिखा है, यहाँ पे देखिए 2 है, ये 2 यहाँ चला जाएगा, तो क्या बनेगा, देखो यहाँ क्या बनेगा, Na2। देखो ये 2 ये वाला यहाँ आ गया कि नहीं, और यहाँ पे कितने प्लस है, 1 प्लस है, तो ये कहाँ चला जाएगा, ऑक्सीजन के नीचे। तो ये 1 प्लस बात यहाँ आ गया 1, तो यानी A2O। अब यहाँ पे 1 लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि O अगर लिखा है तो समझो कि 1 ही बार लिखा हुआ है, 1 कोई लिखने की जरूरत नहीं है। तो यानी A2O लिख सकते हैं, सिर्फ क्या लिख सकते हैं,
Na2O लिख सकते हैं। इसको क्या कहते हैं? सोडियम ऑक्साइड बोलते हैं। आप कहोगे कि सर यहाँ तो सोडियम कितनी बार था? एक बार। आपने 2 क्यों लिखा? हमने कहा रुको अभी भैया, ऐसे लिखा जाता है तो यहाँ 2 कर लो ना तुम। क्या कर लो? 2। पर सुनो ध्यान से, हम क्या कह रहे हैं कि इसको यहाँ तुम 2 बढ़ा लो। 2 बढ़ाने से क्या फायदा है? देखो O यहाँ दिख रहा है तुम्हें, O दिख रहा है, तो O के आगे क्या है? 2 है, तो ऑक्सीजन 2 बार देखो यहाँ पे है। और लेकिन देखो यहाँ पे 2 बढ़ाने से ये जो सोडियम है, ये सोडियम ये कितनी बार हो गया? 2 दूना 4। देखो 2 दूना 4। आप समझ पा रहे हो? तो 4 बार सोडियम हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सोडियम के आगे 4 लगा देंगे। क्या मेरी बात आप लोग समझ पा रहे हो? अगर वीडियो कुछ भी हेल्पफुल थोड़ा सा भी लगा हो तो अच्छे कमेंट करें आप, और को तो लाइक कर दीजिए भाई। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता ही है ना? सब्सक्राइब बनता कि नहीं भाई? ठीक है, मिलते हैं फिर कोई एक बढ़िया टॉपिक लेकर के आप लोग का। ये देखिए, इसको दोहरा लीजिएगा, ये मोस्ट प्रोमिनेंट है, हमको लग रहा है ये आएगा। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जल्दी ही मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ें, मेरी यही लोग पढ़ें। थैंक यू, थैंक यू।